गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आप लोगों के लिए प्रैक्टिस लेके आए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर फरवरी में होने वाला है, तो उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा होती है कि ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाए, उससे द्वंद्व समास कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे द्वंद्व समास में एक चीज और मिलती है, योजक चिन्ह का जिसे लोग कहते हैं प्रयोग किया जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं चारों ऑप्शन में योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो इससे ये तय नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो एक साथ जोड़ कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे आते हैं दूसरे के विपरीत होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं एक सार्थक होता है, एक अनेकार सार्थक के बाद एक दूसरा शब्द ऐसा दिया जाता है जो कहने में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैं उदाहरण की दृष्टि से आपको बता रहा हूं, जैसे एक प्रश्न एक साथ में दिया गया कृष्ण अर्जुन, एक प्रश्न साथ में दिया गया कृष्ण अर्जुन। ये शब्द एक साथ जोड़ कर दे दिया। जब इसका विग्रह करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, दोनों अलग अलग कर दिए। दोनों अलग अलग होंगे तो और का प्रयोग करते हैं, और जब विपरीत होते हैं तो या का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख, जैसे सुख या दुख। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका भी उत्तर द्वंद्व समास होगा, कृष्ण और अर्जुन, सुख या दुख, इसका भी होगा। और एक शब्द दिया जाएगा सार्थक अनर्थक, जिसमें एक सही शब्द होगा एक अनर्थक शब्द होगा। जैसे प्रश्न है कुर्ता टोपी, टोपी। ठीक है, तो कुर्ता धोती, जैसे हम लोगों के प्राचीन परंपरा के अनुसार जो लोग पहनते थे धोती कुर्ता, तो उसके अनुसार जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो कुर्ता के साथ एक दूसरा शब्द जो आया है ये अनर्थक शब्द आया है। जैसे आपका पानी वानी होता है, पानी सार्थक है और वानी अनर्थक है। ठीक है, तो हम देखते हैं पाप या पुण्य। ठीक, ये सही है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। देश या विदेश, ये भी सही है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। धर्म भ्रष्ट, ये नहीं होगा, धर्म से भ्रष्ट, ये बन रहा है धर्म से भ्रष्ट। ठीक है, तो इसका उत्तर तीसरा सही है, धर्म से भ्रष्ट। ये जो आपका उत्तर है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा, धर्म से भ्रष्ट और राग या द्वेष। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या सही है, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है वीरों का कैसा हो वसंत, किस में किस रस की सृष्टि हुई है। देखो वीरों का कैसा हो वसंत, ये एक और यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि वीर रस की एकमात्र कवयित्री कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो प्रश्न यहां से बनते हैं, अभी मैं इसके और भी उदाहरण आपको बता दूंगा। वीर रस की एकमात्र कवयित्री कौन है। तो अगर आपका इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो वीर रस की एकमात्र कवि, एकमात्र कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान है, यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वीर रस की एकमात्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रश्न क्या है, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है। तो देखो पहले शब्द आ गया वीर, तो यहां पे वीर रस की प्रधानता है, तो उत्तर क्या होगा, पहला वाला सही है।
वीर रस का अगर यहीं पे स्थायी भाव पूछ लिया जाए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्तर देना है उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। इसमें कुछ पंक्तियां भी दे दी जाती हैं आप लोगों को, जैसे कहा जाए, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वीर रस के उदाहरण हैं कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। ये सभी वीर रस के उदाहरण हैं। तो वीरों का कैसा हो बसंत में, किस रस की सृष्टि हुई है, तो उत्तर क्या होगा? वीर रस। ठीक है। श्रृंगार रस दूसरा ऑप्शन दिया है। श्रृंगार रस इसमें है नहीं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? संयोग का अर्थ होता है मिलन, मिलना, और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। जैसे प्रश्न आ जाए कि राम का रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, जात सभय सुधि भूल रही, करटे की रही पलटारत नाही। जब राम सीता विवाह हो रहा था तो उस समय सीता जी राम जी को देखने के लिए लालाई थी, उत्सुक थी, लेकिन मिथिला की जो जनता थी वो सीता जी को देख रही थी। तो वो कैसे देख सकती थी? तो उन्होंने अपने हाथों में जो कंगन पहने हुए थे उसको आगे बढ़ाती हैं, जैसे ही श्री राम जी की छाया उस कंगन पे पड़ती है तो एक पल उसको देखती रह जाती हैं, और वो जैसे पलकों का गिरना उठना होता है वो भी बंद हो जाता है, एक टक देखती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या है? संयोग श्रृंगार रस है। और भी उदाहरण इसके हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। संयोग है, इसके दो भेद मैंने बताया श्रृंगार रस के, संयोग और वियोग। वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये किसका है? वियोग श्रृंगार रस का है। ठीक है। अद्भुत विस्मय आश्चर्य। ठीक है। अद्भुत का क्या होगा? विस्मय आश्चर्य होगा। और शांत रस का क्या होता है? स्थायी भाव निर्वेद। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है। इसको हम लिख देते हैं। अगर श्रृंगार रस का पूछा जाए तो रति होगा, अद्भुत विस्मय या आश्चर्य होगा, विस्मय या आश्चर्य होगा, और शांत रस का निर्वेद या सम होगा। ठीक है। निर्वेद या सम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे प्रमाणिका होता है। देखो वर्णिक छंद में होता क्या क्या है। वर्णिक छंद में एक प्रमाणिका आपका दिया जाता है। प्रमाणिका, अभी प्रमाणिका क्या होता है? प्रमाणिका में 8 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा होता है, इंद्र वज्रा होता है। ठीक है। गेरा वर्ण होते हैं। इसी में उपेंद्र वज्रा एक होता है, उपेंद्र वज्रा में भी गेरा वर्ण होते हैं। ठीक है। एक आपका तोटक होता है, तोटक में 12 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका होता है, बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। मालिनी होता है, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी में कितने वर्ण होते हैं? 15 होते हैं। और आपका सवैया होता है। कौन सा होता है? सवैया होता है। सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। आपका घनाक्षरी होता है, 31 वर्ण होते हैं। रूप घनाक्षरी होता है, 32 वर्ण होते हैं। देव घनाक्षरी होता है, 33 वर्ण होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? वर्णिक छंद होते हैं। वर्णिक छंद की परिभाषा होती है कि वर्णों के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णों के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। आपको किसी मात्रा का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। पिछली बार भी जब मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया था, कुछ ऐसे प्रश्न आए थे छंद से संबंधित, तो मैंने आपको मात्राएं बताई थी कि ह्रस्व की एक पई रेखा मात्रा होती है, दीर्घ के लिए एक वर्तुल अवग्रह होता है इसके आकार का, उसे 2 नंबर में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कोई मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम वर्णों को गिनेंगे। अब वर्णों को कैसे गिनेंगे, कैसे उत्तर देना है? जैसे एक प्रश्न है
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो हम लोग इसमें कैसे पूछा जाएगा कौन सा छंद है। अब वर्णिक छंद में ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे, जितने मैंने लिखे हैं सभी वर्णिक छंद हैं। मान लो ऑप्शन उन्होंने बना दिया, ए प्रमाणिका, बी इंद्रवज्रा, सी तोटक, डी मालनी, ऐसे ऑप्शन बना दिए। तो यहाँ पे किसी मात्रा का मैंने कहा प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ वर्णों को गिनेंगे। तो जैसे यहाँ पे वर्णों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है तो वो हम नहीं गिनेंगे। रा में 12, इधर देखते हैं 13 14 और 15। कितने वर्ण निकल के आए, कुल कितने वर्ण मिले, 15 वर्ण मिले। तो 15 वर्ण किस में आ रहा है, मालिनी में आ रहा है। तो ये पंक्ति जो मैंने लिखी है इसका उत्तर क्या होगा, मालिनी होगा। समझ में बात आ गई सभी लोगों को। तो ये वर्णिक छंद होता है। कौन सा वर्णिक छंद पूछा गया, तो ये वर्णों को आप ध्यान रखेंगे किसमें कितने वर्ण होते हैं। तो दोहा, रोला, सवैया, चौपाई, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा सवैया। अभी मैंने बताया है ये वाला जो दिया हुआ है सवैया उत्तर सही हो जाएगा, तीसरा उत्तर सही है। अब दोहा दिया है, अगर मान लो दोहा के विषय में बात करता कि दोहा, रोला, चौपाई ये क्या होता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। ये सभी सममात्रिक छंद हैं। कैसे हैं, सममात्रिक छंद है। कैसे छंद है, सममात्रिक। इसके लिए आप एक लाइन याद रखना, यहां पे मैं लिख देता हूं, चारों गीत हर गीतिका, चारों गीत हर गीतिका, हरि गीतिका, चारों गीत हर गीतिका सममात्रिक छंद है। तो यहां से हम कैसे उत्तर निकालेंगे, जो पहला चा दिया है, चा से आपका हो गया चौपाई, कैसा छंद है, सममात्रिक। जो आपका रा दिया है, रा से हो जाएगा रोला, रा से क्या हो जाएगा, रोला, सममात्रिक छंद है। गीत से क्या होगा, गीत से होगा गीतिका, सममात्रिक छंद है। हर गीतिका पूरा नाम ही दिया है, तो हर गीतिका कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। तो दोहा आपका हो गया, रोला हो गया, चौपाई हो गए, ये सममात्रिक छंद हैं। और यहीं पे अगर प्रश्न आ जाए कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। और चरण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, अगला भैया दोहा जैसे पूछा गया, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो दोहा है, दोहा आपका सममात्रिक में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिख दिया कि चा से चौपाई हो गया, चौपाई आपका सममात्रिक हो गया। ठीक है, रा से रोला हो गया, रोला आपका सममात्रिक हो गया। और सवैया तो आपका उत्तर आ गया किसमें, सवैया किसमें आ गया, वर्णिक छंद में आ गया। क्योंकि ये जितने यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये सभी कैसे छंद हैं, वर्णिक छंद हैं। कैसे छंद हैं, ये आपके वर्णिक छंद दिए हुए हैं। ठीक है भैया, आप देखो आगे। तो यहाँ पे जो दोहा ये है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा के विषम में 13 मात्राएं और सम में 11 मात्राएं होती हैं, तो ये विषम मात्रिक छंद है। अब यहाँ पे रोला अगर पूछता है, तो रोला के विषय में हम लिखेंगे, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें चरण तो 4 होते हैं लेकिन लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। तो इसमें जो पहला तीसरा चरण होता है वो विषम होता है, और दूसरा चौथा चरण जो होता है वो सम होता है। तो विषम में 13 मात्राएं होती हैं और सम में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा वर्णिक छंद है, तो वर्णिक छंद का उत्तर क्या होगा, सवैया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा दिया हुआ है कि खूब लाभ होना
किस मुहावरे का सही अर्थ है? खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? 9 2 11 होना। 9 2 11 होना ये तो नहीं होगा, ये तो भाग जाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे खूब लाभ होना ये गलत उत्तर है। 3 13 होना, 3 13 करना ये भी गलत उत्तर है। पौ 12 होना ये उत्तर बिल्कुल सही है। पौ 12 होना इसका अर्थ होता है खूब लाभ होना। खूब लाभ होने को क्या कहते हैं? पौ 12 होना। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े अपेक्षित हो, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है परीक्षाओं में, कई बार प्रश्न आया हुआ है और ये कई प्रकार से प्रश्न बन जाता है। एक अगर मान लो इस तरीके से परिभाषा ना दिया जाए तो मैं एक परिभाषा और बता रहा हूं। जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना पड़े, जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकना पड़े और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना पड़े, वहां पे किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसका उत्तर होगा अर्ध विराम। क्या होगा? अर्ध विराम। तो जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़े अपेक्षित, वहां चिन्ह किसका प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम कौन सा चिन्ह होता है? अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा होता है? देखिए, अर्ध विराम जो होता है वो आपका इस तरीके से अर्ध विराम होता है। दूसरा अल्प विराम दिया है जो केवल इस तरीके से कॉमा जैसा लगता है, और संक्षेप विराम नहीं होता है, कोष्ठक एक आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, और एक आपका होता है उप विराम, ये भी बहुत पूछा जाता है, जिसमें 2 विसर्ग जैसी बिंदी रखी जाती हैं। ये 2 विसर्ग जैसी बिंदी होती हैं, उप विराम कहा जाता है इसे। ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 बिंदी विसर्ग की 2 बिंदी आती हैं, उप विराम होता है। ये आपका अर्ध विराम है। ठीक है, ये आपका अर्ध विराम है और ये आपका अल्प विराम है, अल्प विराम है। और यहीं पे अगर प्रश्न आ जाता है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी है, तो ये भी देख लीजिए। श्री कामता प्रसाद, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार, गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या, विराम चिन्हों की कुल संख्या 20 बताई गई है। ये प्रश्न ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, सभी लोग ध्यान रखना कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना अपेक्षित हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नमस्कार में कौन सी संधि है? संधि के अगर भेद पूछा जाए, पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं आपको। संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। या कह सकते हो मित्रता, क्या कह सकते हो? मित्रता। या कह सकते हो जोड़ना। ठीक है, या कह सकते हो समझौता, कह सकते हो समझौता। ये सब शाब्दिक अर्थ हैं, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है, मित्रता है, जोड़ना है, समझौता है, सब शाब्दिक अर्थ होते हैं। दूसरा प्रश्न अगर यहीं से पूछ लिया जाए कि संधि के भेद कितने होते हैं, संधि में कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो उत्तर आपका होगा 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से 3 हैं? देखो, पहला आपका है स्वर संधि। कौन सा? स्वर संधि। पहला आपका है स्वर संधि। दूसरा आपका है व्यंजन संधि। कौन सा भी है? व्यंजन संधि। और तीसरा आपका है विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए,
स्वर संधि को जो हम लोग पढ़ते हैं तो स्वर संधि में कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि के नियम होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, और विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं। वो सारे नियम जब चैप्टर आपका चलेगा तो उसमें नियम आएंगे। तो जो आपके स्वर संधि है, 5 जो आपकी संधियां आएंगी स्वर संधि में, पहली है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक है, पहली कौन सी? दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 संधियां स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। आपका प्रश्न है नमस्कार, तो इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। कौन सा उत्तर सही होगा? विसर्ग संधि। विसर्ग कैसे सही होगा देखिए, इसका सही उत्तर है विसर्ग संधि। कैसे होगा विसर्ग? क्योंकि विसर्ग में एक नियम है, ये जो विसर्ग होता है इसका परिवर्तन सा में होता है। इसका परिवर्तन किसमें होता है? सा में होता है। जैसे हलंत के साथ में, क्योंकि हलंत का मतलब आधा वर्ण, आधा भी सा आएगा तो उसका भी परिवर्तन हम विसर्ग नहीं करते। विसर्ग का परिवर्तन सा में तो सा का परिवर्तन विसर्ग में। ठीक है, तो जैसे आपका प्रश्न आ जाए, यही प्रश्न लिख देता हूं, नमस्कार, नमस्कार। एक दूसरे में यहां बदल जाता है, जो भी आएगा उसको एक दूसरे में हम लोग बदल देंगे। तो यहां ना, मा, अब ना और माँ के बाद में देखो सा आया है, आधा सा है, परिवर्तन किसमें करेंगे? विसर्ग में। तो क्या बनेंगे? नमः प्लस कार बनेगा नमस्कार। और यहीं पे पुरस्कार आ जाए तो पुरा प्लस कार, अंतःपुर आ जाए। ठीक है, तो यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। कुछ ऐसी भी संधियां इसमें हैं विसर्ग संधि में, अंतःकाल, प्रातःकाल, अंतःपुर, इनमें कोई, जैसे प्रातःकाल का पूछा जाए संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रातःकाल का कह दो प्रातःकाल ही होगा, उसमें कोई नियम नहीं लगेगा। अंतःकरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अंतःकरण ही होगा। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अंतःपुर ही होगा। ठीक है, उसमें कोई नियम नहीं लगेगा। लेकिन यहां नमस्कार आएगा तो नमः प्लसकार, विसर्ग संधि का उदाहरण है, पुरस्कार आएगा तो पुरः प्लसकार, निसंदेश आएगा या निसंदेह आए तो नि प्लस संदेह हो जाएगा। नमस्ते आए, जैसे मान लो इस तरीके से प्रश्न आ गया, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? अब हमें परिवर्तन करना है, सा का परिवर्तन किसमें करेंगे? विसर्ग में। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे नमः, क्योंकि मां के बाद सा है, सा का विसर्ग कर दिया, नमः प्लस ते बन गया नमस्ते। तो नमस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है नहीं, यड़ संधि भी नहीं है, दीर्घ स्वर संधि भी नहीं है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? जब हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं तो बहुत से प्रत्यय होते हैं जिनको जोड़कर स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं। जैसे बड़ा आ प्रत्यय होता है, बड़ी ई प्रत्यय होता है, इन प्रत्यय होता है, इका प्रत्यय होता है, आइन प्रत्यय होता है, ठीक है, नी प्रत्यय होता है। इन्हीं सभी प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण किया जाता है। जैसे एक नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में क्यों, या सीधा सीधा हम यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि बड़ा आ प्रत्यय जोड़कर, बड़ा आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण किया जाता है। बड़ा आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का निर्माण किया जाता है। जैसे मैंने प्रश्न लिखा महोदय, आदरणीय, आदरणीय। ठीक है, अब क्या करना है? बड़ा प्रत्यय जोड़ो। चलो ये भी आपका प्रश्न लिख लेता हूं जो दिया गया है प्रश्न, अनुज, अनुज। एक और लिख लेता हूं सुत, एक और लिख लेता हूं सुत।
मान लो मैंने उदाहरण लिख लिए। अब स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करना, स्त्रीवाचक बनाना है, तो महोदय का क्या करेंगे, बड़ा प्रत्यय जोड़ेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि सब में बड़ा प्रत्यय जोड़कर उसका निर्माण किया जाता है। तो महोदय का क्या बना देंगे, महोदया, महोदया। ठीक है भैया। अगला देखो, आदरणीय का आदरणीय, आदरणीय। आगे देखो भैया, अनुज का अनुजा, क्या बनेगा, अनुजा। आगे देखो भैया, सुत का क्या बनेगा, सुता। तो हमने देखा बड़ा अप्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण हो जाता है। जैसे बड़ी की मैं बात करूं, जैसे सुंदर आ जाए तो सुंदरी, पुत्र आ जाए तो पुत्री, कुमार आ जाए तो कुमारी, नर आ जाए तो नारी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका निर्माण करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए, स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा, बड़ा आ। हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग हुई है, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, दो ऑप्शन मिल गए आपको, इसमें भी बड़ा आ है और तीसरे में भी बड़ा है। ठीक है, तो इस बड़ा आ के स्थान पे मान लो यहाँ पे हम आपको छोटा ऑप्शन कर देते हैं, छोटा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। बड़ा अप्रत्यय जोड़कर निर्माण होता है, इयत भी नहीं होगा, और बड़ी ई होता है, उसके उदाहरण मैंने भी आपको बता दिए कि बड़ी ई होता है और आइन होता है, नी होता है, और आपका ठीक है मति और वती होता है। ये सब प्रत्यय जोड़कर निर्माण होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बड़ा अ हो जाएगा। समझ में भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अब देखो, अव्यय की बात कर रहा है कि कौन सा अव्यय है। वह लाचार है, वह लाचार है, एक शब्द देख रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि, क्योंकि वह विकलांग है, तो ये कारण हो गया। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, तो ये क्या है, कारण हो गया। अब कारण हो गया तो भैया कारणवाचक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। संकेत नहीं किया जा रहा कि वह लाचार है क्योंकि वह बीमार है, आप देख सकते हो, ये कोई संकेत नहीं है। परिणामवाचक, परिणामवाचक यहाँ पे थोड़ा सा, परिणामवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा, होता है परिमाण होता है, ये भी शायद लिखने में थोड़ा त्रुटि हुई है। परिणाम नहीं होगा, परिमाण होता है, और समुच्चय बोधक ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दूसरा सही है, कारणवाचक, क्योंकि वह विकलांग है तो कारणवाचक, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हंसना कैसी क्रिया है, इस प्रश्न के बारे में मैंने अभी इसके पहले भी कुछ प्रश्न आए थे, वाक्य के रूप में कौन सी क्रिया है, ऐसे प्रश्न दिए गए थे। तो मैंने आपको बताया था कि रचना या कर्म के अनुसार, रचना या कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन से दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक, कौन सा, सकर्मक, और एक होता है अकर्मक, कौन सा होता है, आकर्मक। ठीक है, और सकर्मक वो होता है जिसमें कर्म साथ में हो, क्योंकि सा का अर्थ ही होता है साथ में, सा का अर्थ क्या होता है, साथ में, सा का अर्थ होता है साथ में, साथ में क्या हो, कर्म हो। और आ का अर्थ होता है नहीं, आ का अर्थ क्या होता है, नहीं, साथ में क्या ना हो, कर्म ना हो, तो वो क्या होगा, अकर्मक। अब इसे कह दिया जाए मोहन हंसता है, केवल ऐसे प्रश्न लिखा गया, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है। अब मोहन कर्ता हो गया, ये मैंने पिछली बार भी आप सभी लोगों को बताया था, मोहन कर्ता हो गया। ठीक भैया, मोहन कौन हो गया, मोहन हो गया कर्ता, और हंसना क्या हो गई, हंसना हो गई क्रिया। अब यहां देख सकते हैं कर्म नहीं है, हंसना क्रिया हो गई, कर्म नहीं है, तो किस में जा रहा है उत्तर, अकर्मक में जा रहा है। तो हंसना कैसी क्रिया है, प्रश्न आपका है हंसना कैसी क्रिया है, तो सही उत्तर होगा अकर्मक। चाहे हंसना आ जाए, चाहे रोना आ जाए, ठीक है, इन सब का उत्तर क्या होगा, अकर्मक क्रिया होता है। तो रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद, एक सकर्मक एक आकर्मक। सकर्मक में कर्म साथ में होता है,
अकर्मक में कर्म नहीं होता है, तो हंसना प्रश्न पूछा गया, हंसना कैसी क्रिया है, उत्तर क्या होगा, अकर्मक। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, चिन्ह हुआ, निशान जिसे कहते हो चिन्ह। तो चिन्ह जब शाब्दिक अर्थ हुआ तो लिंग संस्कृत शब्द से लिया गया है, हिंदी का तो होगा नहीं, हिंदी में तो चिन्ह बन ही रहा है, अंग्रेजी भी नहीं है, जर्मन भी नहीं है, संस्कृत उत्तर सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, संस्कृत उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा वाला भैया बिल्कुल सही दिया है। लिंग किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा एक प्रश्न और मैं बता दूं, लिंग किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर हिंदी में ये प्रश्न पूछ लिया जाए लिंग के भेद कितने होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आपको उत्तर देना है यहां पर। लिंग के अगर भेद पूछा जाए कि कितने भेद होते हैं, तो उत्तर आपको 2 देना है। हिंदी में कितना उत्तर देना है, 2 उत्तर देना है, क्योंकि एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंगी होता है, लेकिन हिंदी में नहीं होता है। उभय का अर्थ होता है दोनों, जैसे पुल्लिंग में केवल मोहन कहा गया, स्त्रीलिंग में सीता कहा गया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उभयलिंगी वो होता है जो दोनों में प्रयोग किया जाए। जैसे किसी पद का नाम ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति में कौन सा लिंग है, तो राष्ट्रपति पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। राज्यपाल में कौन सा लिंग है, तो उभयलिंगी उत्तर दोगे, क्योंकि पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसा कोई भी शब्द जो दोनों में प्रयोग किया जाता है उसे उभयलिंगी कहा जाता है। तो हिंदी में उभयलिंगी नहीं है। हिंदी में अगर पूछ रहा है लिंग के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, तो उत्तर आपको 2 ही देना है, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घोंसले से पक्षी निकला, इसमें पूछ रहा है कि कारक कौन सा है। घोंसले से पक्षी निकला, कारक बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है करण कारक। पहला ऑप्शन क्या है, करण कारक। दूसरा है अपादान कारक, तीसरा है संप्रदान कारक, चौथा है अधिकरण कारक। तो यहां से मैं पहले कारक के विषय में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हिंदी में कारक अगर पूछे जाए तो कारक होते हैं 8। कारक कितने होते हैं, 8। अब जैसे पहला ऑप्शन इन्होंने दे दिया करण। अब करण कारक में देखो क्या होता है, करण कारक में क्या होता है, करण कारक का जब भी वाक्य आएगा तो उस वाक्य में या तो कोई साधन होगा, या तो कोई कारण होगा, या तो कोई उपकरण होगा, या तो विकलांगता का भाव होगा, के साथ के बिना होगा, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं। अगला आपका दिया है दूसरा ऑप्शन अपादान। क्या दिया है, अपादान। अपादान में देखो क्या क्या होता है। अपादान में अच्छा इसका चिन्ह भी, जैसे मैं यहां पे बता दूं, कर्ण का भी चिन्ह होता है से। कर्ण का इधर चिन्ह लिख देता हूं से, आप देख रहे हैं कर्ण का भी होता है, और से जो चिन्ह है ये आपका अपादान का भी होता है, दोनों के होते हैं। लेकिन यहां पे जो अपादान वाला है इसमें अलगाव की स्थिति होती है। क्या होती है, अलगाव की स्थिति होती है, मतलब अलग होने का भाव होता है। ठीक है भैया, आप देखो जैसे अपादान इन्होंने दिया तो इसमें होता क्या क्या, एक तो अलग होने का भाव होगा। ठीक है, अगर अलग होने का भाव नहीं है तो डर होगा, डर नहीं है तो तुलना की जाएगी किसी से, तुलना नहीं है तो निषेधात्मक वाक्य होगा, निषेधात्मक वाक्य होगा। अब अगला ऑप्शन क्या दिया है, संप्रदान। तीसरा इन्होंने कौन सा ऑप्शन दिया है, संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान में कहा गया कि कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करे, कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करे, या फिर संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, के लिए। चिन्ह क्या होता है, के लिए, के लिए, ये संप्रदान का चिन्ह होता है। अब देखो यहां पर क्या होगा, किसी को कुछ दान दिया जाए, किसी को कुछ दान दिया जाए या किसी को कुछ प्रदान किया जाए, वो आपका होता है संप्रदान कारक। तो अगला कौन सा दिया है, अधिकरण। अगला आपका दिया है अधिकरण कारक। ये क्या होता है,
ये भी देख लेते हैं। अधिकरण में कोई जैसे में और पर, इसके दो चिन्ह होते हैं भैया, एक में होता है और एक पर होता है, दो चिन्ह होते हैं, ठीक है, में और पर दो चिन्ह होते हैं। और कोई स्थान हो, कोई समय हो, कोई अवसर हो। पिछली बार एक एसटी में यही जो प्रैक्टिस में सॉल्व कर रहा था, एक शायद प्रश्न आया था कि वह अगले वर्ष आएगा, एक समय की बात की गई थी। तो मैंने आपको बताया था कोई स्थान हो, कोई समय हो, कोई अवसर हो, तो वहां पे अधिकरण कारक होता है। चलिए अपने प्रश्न पे आते हैं। जो हमारा प्रश्न दिया गया है, घोंसले से पक्षी निकला। आप देख सकते हैं से का प्रयोग यहां पर, ये देखो से का प्रयोग जो है किया गया, और से आपका दोनों में आ रहा है, कर्ण में भी आ रहा है, अपादान में भी आ रहा है। लेकिन अपादान तब होता है जब कोई चीज एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। तो अलगाव की स्थिति हो रही है, घोंसले से पक्षी निकला, घोंसले से पक्षी निकला मतलब अलग हुआ। अगर अलग हुआ तो फिर कर्ण उत्तर नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, अपादान होगा, क्योंकि अपादान में ही अलगाव की स्थिति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक, ठीक है भैया। डर में जैसे आ जाए सीता कुत्ते से डरती है, तो भी अपादान होगा। तुलना में कहा जाए सीता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, तब भी अपादान होगा। और निषेधात्मक में कहा जाए राम नहीं, जैसे कहा जाए झूठ मत बोलो, अन्याय मत करो, सड़क पर मत चलो, ऐसे प्रश्न आएंगे तभी हम उत्तर देंगे आपको इसमें अपादान में। चलिए भैया समझ गए होंगे, घोंसले से पक्षी निकला, अलगाव की स्थिति हुई, तुरंत उत्तर देंगे अपादान कारक, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। पिताजी विदेश गए, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? पिताजी विदेश गए, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? तो देखिए हिंदी में जब काल की बात आती है तो काल जो है, काल के तीन भेद होते हैं भैया। कितने भेद होते हैं? तीन। काल के तीन भेद। पहला आप पढ़ेंगे भूतकाल। कौन सा? भूतकाल। एक पढ़ेंगे वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान। हिंदी में पहले भूतकाल पढ़ेंगे, वैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होता है, ठीक है। और एक पढ़ेंगे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब ये भी प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 उत्तर दे दीजिए। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? उत्तर 5 दे दीजिए। भविष्य काल के कितने भेद हैं? उत्तर 3 दे दीजिए। भूतकाल के कितने भेद? 6, वर्तमान काल के 5, भविष्य काल के 3। तो जो भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल, इसके 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। तो जब हम पहला पढ़ेंगे भूतकाल का पहला सामान्य भूतकाल, उसमें कहा गया कि समय की कोई निश्चित ज्ञान, समय का कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता है, और शब्दों के अंत में 3 स्वरों की भी बात की जाती है। जैसे बड़ा आ जाए, ठीक है, बड़ी ई आ जाए, या ऐसे एड़ी आ जाए। ये 3 स्वर आपको शब्दों, जो भी वाक्य दिया जाएगा अंत में आपको ऐसे 3 स्वर मिल सकते हैं, और उस वाक्य में समय की कोई बात नहीं होगी। पहला प्रश्न है पिताजी विदेश गए। भाई कब विदेश गए? कुछ पता चला? नहीं पता चला, समय की बात ही नहीं की गई। पिताजी विदेश गए बस इतना बताएगा। कब विदेश गए? बच्चे नानी के घर गए। कब घर गए? कुछ पता चला? नहीं पता चला। तो जब समय की बात नहीं होगी तो उत्तर होता है सामान्य भूतकाल। और अगर इस नियम के आधार पर हम देखें कि वाक्य के अंत में या तो स्वर बड़ा आएगा, या बड़ी आएगा, या ए आएगा, तो आप देख सकते हैं पिताजी विदेश गए, पिताजी विदेश गए, यहां पे देखो ए मिल रहा है। को क्या मिला? ए मिला। ये नियम मैंने पहले आपको बता दिया। तो इसका सही उत्तर जो होगा, पहला ऑप्शन सही है, सामान्य भूतकाल। ठीक भैया। आसन्न भूतकाल में तत्काल कार्य होता है, तत्काल, तुरंत। और पूर्ण भूतकाल में जो कार्य हो चुका हो वो पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे चुका था, चुकी थी, ये सब उसमें आएंगे। और अपूर्ण भूतकाल में कार्य लगातार होता रहे, अपूर्ण, ठीक है, वो सब क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। तो पिताजी विदेश गए, समय की कोई बात नहीं की गई, और शब्दों के अंत में, वाक्य के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई, ए अगर आता है तो उसका उत्तर दिया जाएगा
आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है भैया, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसके लिए एक शब्द क्या है? जिस रोग का ठीक होना असंभव है उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। क्या उत्तर होगा? असाध्य। संक्रामक नहीं होता है, महामारी, विकट, इनमें से कोई नहीं। असाध्य उत्तर सही होगा। जिस रोग का ठीक होना असंभव है, जिसका इलाज होना असंभव है, ठीक है, इलाज जिसका ना हो सके, वो क्या होता है? असाध्य होता है। आगे देखो, प्रवृत्ति का सही विलोम शब्द क्या है? प्रवृत्ति का उत्तर होगा यहाँ पे, प्रकृति तो नहीं होगा, प्रकृत है, प्राकृतिक है, निवृत्त है। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है भैया, ठीक है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति होता है। प्रकृति से कोई संबंध ही नहीं बन रहा इसका, तो प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति होगा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है सौमित्र, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है सौमित्र। अब सौमित्र जो दिया गया ये तो सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया लखन, ये भी सही है, लक्ष्मण का पर्यायवाची। तीसरा ऑप्शन दिया गया रामानुज, रामानुज, ये भी सही है। बलभद्र ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बलभद्र है ये शब्द बलराम जी के लिए प्रयोग किया गया, बलराम जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो सौमित्र है, लखन है, रामानुज है, बलभद्र नहीं है। बलभद्र शब्द बलराम जी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए उत्तर सही होगा। नहीं है पूछा गया तो बलभद्र उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। रेल यात्रा शब्द में कैसा शब्द है? तो देखो, रेल यात्रा संकर शब्द पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा विदेशी दिया है, देशज दिया है, तत्सम दिया है। संकर शब्द की मैं पहले बात करता हूं क्योंकि ऑप्शन दिया है संकर शब्द। जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, जैसे प्रश्न आ गया टिकट घर, टिकट घर, क्या कहा गया? दो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर, दो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने उसे संकर शब्द कहते हैं। तो देखते हैं टिकट घर कैसा शब्द है। तो यहां पे एक शब्द देखो आप दे रहे, टिकट घर वैसे एक में लिख के आ रहा है, टिकट घर एक में लिख के आएगा। ऐसा नहीं जैसे आप कहीं जाते हो तो देखते हो कि टिकट घर एक ही जगह लिखा होता है, यानी कि टिकट यहां लिखा, घर वहां लिखा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो फिर टिकट घर एक साथ होता है, लेकिन टिकट शब्द अंग्रेजी का हो गया। टिकट किस भाषा का हो गया? अंग्रेजी का हो गया। और दूसरा हम देखेंगे घर, घर किस भाषा का है? हिंदी भाषा का हो गया भैया। तो आप देख सकते हैं यहां पे एक शब्द अंग्रेजी का है, एक हिंदी का है, भिन्न भिन्न भाषाओं के, मतलब अलग अलग भाषाओं के जब दो शब्द दिए जाते हैं तो वहां संकर शब्द होता है। तो आपका प्रश्न जो आया है वो प्रश्न है रेल यात्रा। क्या है? रेल यात्रा। अब रेल शब्द कैसा है? रेल शब्द अंग्रेजी का हो जाएगा। रेल शब्द कैसा है? अंग्रेजी का हो जाएगा, ठीक भैया। और दूसरा जो दिया है यात्रा मतलब सफर, संस्कृत का हो जाएगा, ठीक है। यात्रा मतलब सफर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यात्रा कहना कहलाता है। तो एक अंग्रेजी है, एक संस्कृत है, जहां दो भाषाओं का मिश्रण हो जाता है वहां उत्तर हो जाता है संकर शब्द। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी विदेशी शब्द नहीं है, हम चैप्टर पढ़ेंगे शब्द भेद चैप्टर, उसमें जब विदेशी शब्दों की चर्चा करेंगे तो प्रश्न आते हैं विदेशी शब्दों से भी। जैसे अरबी भाषा के पूछ लिए जाते हैं, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, जापानी, फ्रांसीसी, चीनी भाषा, डच भाषा, यूनानी भाषा से कुछ शब्द दिए जाते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया गया, आदमी किस भाषा का शब्द है? औरत किस भाषा का शब्द है? ठीक है, आदमी है, औरत है, इस प्रकार से जैसे प्रश्न दिया गया तो आप देखेंगे कि जो आदमी है ये अरबी शब्द में प्रयोग किया जाता है। आदमी, इनाम, इलाज, औरत, तारीख, तकिया, दवा, दुनिया, नतीजा, महल, मौसम, मौलवी, हलवाई, वकील, अजीब, अमीर, आदत, जहाज, कमल, गरीब, ये सभी शब्द अरबी में प्रयोग किए जाते हैं।
फारसी की हम लोग बात करते हैं तो कारीगर, किशमिश, कुश्ती, खुरान, गुलाब, दरबार, दंगल, तमाशा, सरकार, हफ्ता, बीमा, दूरबीन, ये सभी फारसी में प्रयोग किए जाते हैं। तुर्की की बात करते हैं तो कैंची है, चाकू, कुली, तमंचा, चेचक, तोप, बारूद, बंदूक, बेगम, बहादुर, लाश, तंबाकू, गोदाम, कमरा, तौलिया, ये शब्द पुर्तगाली में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो जितने भी जैसे मैंने चीनी भाषा के बताया, चाय, चीनी, ये सब उसमें आ जाते हैं। जापानी पढ़ाएंगे, रिक्शा आएगा, फ्रांसीसी पढ़ाएंगे, तो वहां पे सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। देशज ऐसे होते हैं जो अपने देश में उत्पन्न हुए हैं, जैसे खिड़की है, खिचड़ी है, लोटा है, ये सब कैसे शब्द हैं? देशज हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं कि जैसे संस्कृत में लिखे गए हैं उनको उसी भाषा में पढ़ना कहलाता है आपका तत्सम शब्द। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द की उत्पत्ति, थोड़ा सा उसको आंसर दे दिया था ना शंकर शब्द, ठीक है, सही भैया। आगे बढ़ते हैं। तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है। तद्भव मतलब हिंदी का शब्द पूछ रहा है। अब संस्कृत में जैसे अग्नि एक शब्द दे दिया, संस्कृत में दे दिया अग्नि। अब ये संस्कृत का है, इसका तद्भव क्या बनेगा? आग बन जाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने दे दिया कोटि, तत्सम में दे दिया कोटि, तो इधर भैया क्या बन जाएगा? करोड़ बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? करोड़ बन जाएगा। तो संस्कृत से देखो बन रहा है तद्भव शब्द, तो संस्कृत से, अंग्रेजी से, फारसी से, इनमें से कोई नहीं, इसका पहला उत्तर सही है संस्कृत से। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक होता है, एक योगरूढ़ होता है। जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका खंडन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं दिन, रात, पहाड़, पुस्तक, लड़का, नदी, रोटी, दीमक इत्यादि शब्द होते हैं जिनका खंडन नहीं होता, जिनका विघटन नहीं होता। विघटन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है और वर्षों वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होकर चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक में देखो योग पहले ही दे दिया गया, जो दो शब्दों से मिलकर बन जाए उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो फिर दूध और वाला ये संयोग की तरह भी जुड़ जाते हैं। जैसे संयोग की तरह कैसे होगा? जैसे एक दूध शब्द है यहाँ पे, और दूध में अगर हम सिर्फ वाला ही जोड़ दें तो जैसे ही वाला जोड़ोगे संयोग की तरह जुड़ता है तो सीधा सीधा बनेगा दूध वाला। तो हमारा उत्तर होगा यौगिक शब्द। और योगरूढ़ शब्द वे होते हैं, जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी योगरूढ़ शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। और यौगिक में क्या होता है? चाहे कोई संधि का उदाहरण हो, चाहे कोई समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, सबके उदाहरण यौगिक में आते हैं। समास में सभी उदाहरण यौगिक में आएंगे, केवल बहुब्रीहि समास को छोड़कर, क्योंकि बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो हैं आपको योगरूढ़ में मिलेंगे। पीतांबर में पीतांबर कैसा शब्द है? योगरूढ़। श्वेतांबर कैसा शब्द है? योगरूढ़। चक्र पाणी कैसा शब्द है? योगरूढ़। लंबोदर कैसा शब्द है? योगरूढ़। ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो फिर दूध वाला रचना की दृष्टि से है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यौगिक। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला के पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान, हिंदी वर्णमाला के पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर दिया जाएगा अनुनासिक, कंठित, तालव्य, मूर्धन। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पंचमाक्षरों की देखो बात कर रहा है, मतलब अंगा की बात कर रहा है, इया की बात कर रहा है, अणा, ना, मा, ऐसे वर्णों की बात कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुनासिक। ठीक है भैया। कंच से तो का, खा, गा का उच्चारण स्थानीय से भी दिए हैं, तालव्य, मूर्धन्य। यह वर्णमाला चैप्टर पढ़ाते हैं तो वहां पे इनकी चर्चा करते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? बढ़िया प्रश्न है। राम शब्द में लोगों को लगता है दो ही वर्ण है, एक रा एक मा। इसका उत्तर होगा 4। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? 4। कैसे 4 हैं? रा है, रामेश्वर क्या है? बड़ा। फिर क्या है? मां। अब मामेश्वर क्या है? छोटा। तो 1 2 3 4। तो राम में पूछा गया शब्द में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4। तो उत्तर क्या होगा? 4 उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी किस परिवार की भाषा है? भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है।
हिंदी में भाषा परिवार के आधार पर 4 ही परिवार हैं हिंदी के। एक का आपका भारूपी है, द्रविड़ है, आस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है। तो हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है। इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अर्क, तरण, हंस, अंशुमाली, सविता, प्रभाकर, मार्तंड, आदित्य, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो आपका दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, सुधाकर नहीं होता, भास्कर भी होता है। क्योंकि जो सुधाकर ऑप्शन दिया गया है, ये देखो सुधाकर, ये चंद्रमा का होता है। किसका होता है? चंद्रमा का होता है। इसलिए हमारा उत्तर सही होगा तीसरा वाला। नहीं है पूछा गया है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है, तो उत्तर क्या होगा? सुधाकर। समझ में बात आ गई भैया? ठीक है, अगला देखते हैं। भ्रमर गीत के रचनाकार हैं मीराबाई, नहीं है, गलत उत्तर है। तुलसीदास भी नहीं है, रसखान नहीं है, सूरदास। भ्रमर गीत सूरदास, तो इसका उत्तर क्या होगा? सूरदास। चौथा उत्तर सही है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है? वह कौन सा समास है जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समास विग्रह करते समय अंत में समूह और समाहार का ज्ञान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा, पहला पद संख्यावाची है तो तीसरा उत्तर सही है, द्विगु समास। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नांगरी में कौन सा अलंकार है? इसको समझते हैं थोड़ा सा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है भैया, देखो यहां पे कहा गया अंबर का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। तो आकाश पर पनघट का, इधर देखो, घट का अर्थ होता है घड़ा। घट का क्या होता है? घड़ा। तारा आकाश में जो तारे होते हैं, तारे पर घड़े का। और उषा मतलब प्रातः का, नागरी मतलब होता है स्त्री। नागरी का अर्थ क्या होता है? स्त्री। और उषा पर स्त्री का आरोप लगाया गया है। क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया है। तो जहां पे आरोप लगता है, जहां उपमेय और उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है कि चरण कमल बंदव हरिराई, ये भी रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यह भी रूपक अलंकार है। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, ये भी रूपक अलंकार है। तो यहां पे प्रश्न दिया गया, आकाश पर पनघट का, तारा पर घड़े का, उषा पर स्त्री का आरोप लगाया गया, तो रूपक अलंकार उत्तर सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। ठीक भैया, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अलंकार चैप्टर, तो वहां पे सबकी चर्चा की जाएगी, जितने ऑप्शन दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, यह ध्यान रखना, आदि शब्द दिया जाता है, पूर्व भी दिया जाता है। पूर्व थोड़ा आसान है तो आदि भी जोड़ देते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता और परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता परिवर्तन प्रकट कर देते हैं, उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग जो है ये आदि में जुड़ते हैं, पूर्व भाग में जुड़ते हैं। ठीक है भैया, तो पहला उत्तर इसका 26 नंबर का क्वेश्चन नंबर सही है। पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है वो उपसर्ग होता है। 26 का डी उत्तर सही है। आगे भैया बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? अभी मैंने शुरुआत में एक शायद रस से संबंधित आपका प्रश्न आया था, वीरों का कैसा हो वसंत, अभी आया था, इसी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न था, शायद पहला दूसरा कोई वहीं पे था कि वीरों का कैसा हो वसंत। तो मैंने बताया था, उसी में ऑप्शन आया था एक श्रृंगार, तो कहा था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो इसका रति मतलब प्रेम, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है। आगे भैया बढ़ते हैं।
चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उसी प्रश्न में एक आया था चौपाई, तो मैंने लिख के बताया था कि चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला सही है। आगे भैया बढ़ते हैं। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कौरवी के नाम से जाना जाता है और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये 2-3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो उत्तर देना है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि खड़ी बोली का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पश्चिमी हिंदी क्षेत्र से है। और खड़ी बोली का एक अन्य नाम जैसे प्रश्न में दिया गया, मूल नाम क्या है, तो कौरवी है। कौरवी बोला जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है? अवधी, कौरवी, भोजपुरी, मैथिली। इसका उत्तर दूसरा भी सही है, कौरवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरह का वाक्य है? अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। देखिए, वाक्यों से संबंधित 2-3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर आपका प्रश्न आए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये मैं प्रश्न यहाँ पे बताना चाहूंगा। वाक्य के अगर आपसे अंग पूछता है कितने होते हैं, 2 उत्तर देना है। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। दूसरा प्रश्न देख लो। अगर प्रश्न पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर 8 देना है। ठीक है। अगर यहीं पे एक प्रश्न और आ जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर, तो उत्तर 3 देना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो जो 8 वाक्य हैं, ये इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 8 वाक्यों से संबंधित हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन इन्होंने दिया आज्ञार्थक। आज्ञार्थक में एक आज्ञा दी जाए, जैसे कहा जाए कि मोहन बाजार से सब्जी लाओ। ठीक है, आज्ञा दी जा रही है। तो ऐसा तो ही नहीं अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये तो नहीं होना चाहिए। विधानार्थक, विधानवाचक क्या होता है? इसमें क्रिया का होना या करना पाया जाए। वर्षा हो रही है, सीता नाच रही है, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी शोरगुल मचा रहे हैं, क्रिया का होना पाया जा रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। संकेतार्थक में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यही उत्तर सही है। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल कब अच्छी होगी? जब वर्षा होगी। तो इसका उत्तर क्या है? तीसरा वाला सही है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द होता है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत चौथा उत्तर सही हो जाएगा। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जीत, इच्छाधारी, ये सभी गलत ऑप्शन है। इसका सही उत्तर होगा इंद्रियातीत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। आगे बढ़ते हैं। पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? ये आप देख लीजिएगा, इसके 2-3 प्रश्न आते हैं। अगर ऐसा प्रश्न पूछ रहा है पर्वत के पास की भूमि, पास की भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका उत्तर आपको देना है पास की भूमि के लिए उपत्यका। अगर ऑप्शन दिया जाए, एक दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि पर्वत के ऊपर की भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उत्तर देना है अधित्यका। और 2 पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है वो घाटी होती है। तो यहाँ पास की भूमि पूछ रहा है, तो उत्तर देना है उपत्यका। इसका ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ को व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उत्तर सही होगा शब्द। उत्तर क्या सही होगा? शब्द सही हो जाएगा, क्योंकि वर्ड, वाक्य, ध्वनि, ये इससे कोई अर्थ नहीं प्रकट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? शब्द है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्नेह मीन्स क्या क्या होता है? देखो, स्नेह का अर्थ तेल भी होता है, सही है। चिकनाई भी होता है, ये भी सही है। गोद, गोद नहीं है, क्योंकि गोद तो आंचल होता है, आंचल। ठीक है, तो प्रेम भी होता है। तो स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। ऑप्शन जो तीसरा दिया है ये नहीं है। ठीक है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग गलतियां करते हैं कि अस्त्र और शस्त्र नहीं जान पाते हैं कि ये कैसे पहचानेंगे अस्त्र होगा या शस्त्र होगा। तो ध्यान रखना, जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे लाठी है, गदा है, तलवार है,
ठीक है, ये सब शस्त्र हो गए। और जो फेंक कर चलाया जाए वो अस्त्र होता है, जैसे भाला है, ठीक है, तीर है, बंदूक से निकली हुई गोली है, ये सब क्या होंगे, ये सब अस्त्र हो जाएंगे। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर से भी होगा अस्त्र। क्या से होगा, अस्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में अपादान कारक है? अभी पीछे प्रश्न में मैंने बताया था पिछली बार, अभी जो आगे कोई पीछे क्वेश्चन आया था कारक से संबंधित, पक्षी घोंसले से बाहर निकला, शायद इसी प्रकार से वो प्रश्न था। तो वहां पे मैंने बताया था अपादान का मतलब होता है अलगाव की स्थिति, जिसमें अलग होने का भाव हो। तो आप देख सकते हैं किसमें अलग होने का भाव है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें तो नहीं है। वह भूख से बेचैन है, इसमें भी नहीं है। लड़का पेड़ से गिरा, यही उत्तर सही है। लड़का पेड़ से गिरा मतलब अलग हो गया, पेड़ से अलग हो गया। तो फिर उत्तर क्या सही है, तीसरा वाला सही है। आगे भैया बढ़ते हैं। उमेश शब्द में कौन सी संधि है? उमेश, थोड़ा सा उसको पीछे वाले प्रश्न, चौथा ऑप्शन क्या था, साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा, सही है। आगे बढ़ते हैं। उमेश शब्द में कौन सी संधि है? उमेश में देखो दीर्घ संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, गुण संधि, यड़ संधि। इसका सही उत्तर होगा उमेश में गुण संधि है। ठीक है, अभी संधियों का चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें सभी चर्चा करेंगे कि कैसे उमेश का संधि विच्छेद, रमेश का संधि विच्छेद, महेश का संधि विच्छेद, ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। तो उमा प्लस ईस, उमेश का क्या बनेगा, उमा प्लस ईस बनेगा उमेश, क्योंकि जब बड़ा आ के बाद बड़ी ई आता है तो इसको मिलाने पर ए बनता है। ए से एड़ी का मतलब एक मात्रा होती है। तो इसका उत्तर क्या भैया होगा, गुण संधि सही होगा। तो ये आज आपके लिए मैं 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया था, जो आपको पूरा मैंने प्रैक्टिस सॉल्व करा दिया। और बहुत जल्द एक और प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं, जो आपके लिए और भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।